मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं। मुख्तलिफ खबरों के हवाले से हम आप तक जो मालूमात हैं वो पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर जो अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर है उनके उस प्रेस रिलीज के हवाले से खबर करते हैं, क्योंकि साल 2019 के बाद तकरीबन जो शहरी श्रीनगर के अंदर जामिया मस्जिद श्रीनगर हो या उसके साथ साथ ईदगाह श्रीनगर हो, अभी तक कोई भी इज्तिमाई ईद की नमाज नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार की जानब से बार बार उस पर पाबंदी आयद की गई है। लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ साथ सूरत हाल को इसके लिए जवाज ठहराया गया, लेकिन अब अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर की जानब से ऐलान किया गया है कि हस्ब साबिका इस्लामी रिवायत के मुताबिक ईद उल अजहा की जो नमाज है वो श्रीनगर के तारीखी ईदगाह में सुबह 9 बजे अदा की जाएगी। ये अंजुमन औकाफ की जानब से प्रेस रिलीज जारी किया गया है, लेकिन आपको हम ये वाज़ह कर देते हैं कि अभी इस हवाले से सरकार का मौक़िफ़ या इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, बल्कि जो अंजुमन है उन्होंने अपनी तरीके से इस हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। और इस हवाले से उन्होंने जो हमें ज़राए के हवाले से खबर मिली है, अंजुमन औकाफ ने श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस हवाले से मुत्तला किया है और उनसे कहा गया है कि इस ज़िमन में जो उन्हें साफ़ सफाई के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से जो उन्हें इंतज़ामात दरकार है, तो उसके लिए उन्होंने श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त की है। और इस ज़िमन में क्या वाकई श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन या सूबाई इंतज़ामिया इस बार जामिया मस्जिद श्रीनगर की जो इंतज़ामिया है उसको ईदगाह के अंदर नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के लिए परमिशन देगी, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन अंजुमन ने अपनी तरफ से जो अपना मामला है वो क्लियर कर लिया है और उनका मानना है कि सुबह 9 बजे ईदगाह श्रीनगर के अंदर ये नमाज ईद उल अजहा जो है उसका इज्तिमाई जो तकरीब है वो यहाँ पर मुनाक़द की जाएगी। और अगर मौसम ख़राब रहा तो मौसम ख़राब रहने की सूरत में ये इज्तिमा जो है जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर अंजाम दी जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि काफ़ी वक्त से जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर जो इज्तिमाई नमाज जुम्मा की है उसकी अदायगी पर ही सरकार की जानब से या इंतज़ामिया की जानब से पाबंदी आयद की गई है। तो फिलहाल इस खबर के हवाले से मजीद जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। रूफ, क्या लग रहा है, क्योंकि अंजुमन की जानिब से तो वजाहत की गई है, उन्होंने सरकार को भी इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है और उन्होंने ईद नमाज का टाइम भी बताया है, लेकिन सरकार की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्या उस पर ओके किया गया और उस पर क्या कोई पेशरफ्त अभी तक नजर आ रही है? औकाफ कमेटी अंजुमन उन्होंने अपनी तरफ से तो तैयारियां मुकम्मल की हैं और शेड्यूल भी उन्होंने दिया है कि 9 बजे वो ईद की नमाज जो है ईदगाह तवारीखी ईदगाह श्रीनगर में जो है वो उसका इनकाद कर रहे हैं और अंजाम दी जाएगी। और इस हवाले से अगरचे उन्होंने सरकार को भी कहा है कि सरकार अपनी तरफ से लवाजमात पूरी करे, यानी सैनिटेशन के हवाले से जो कुछ वहाँ पे खदमात रखनी होती है वो सरकार रखे, मगर सरकार ने अभी अपना जो रद्दमल इस हवाले से अभी तक सामने नहीं आया सरकार का। क्योंकि अगर ईद नमाज ईदगाह में अंजाम दी जाएगी इस साल, तो ये तकरीबन 3 साल से ज्यादा वक्त के बाद ईदगाह में तवारीखी ईदगाह में ईद की नमाज होगी। और अगर मौसम खराब रहा तो फिर जामिया मस्जिद में उन्होंने कहा कि श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में ईद नमाज अदा की जाएगी, मगर सरकार का जो पक्ष है, सरकार का जो अपना स्टैंड है वो अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि अगर अंजुमन ने लिखा है सरकार को, इसका मतलब है कि सरकार के पास अंजुमन का जो फैसला है या उनकी जो राय है वो पहुंची है। अब सरकार क्या अलाउ करेगी अभी इसके हवाले से कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करें, चाहे ईद उल फितर की बात करें या ईद उल अज़हा की बात करें, सरकार अलाउ नहीं कर रही है बड़े इज्तिमा, खासकर ईदगाह की बात करें या जामिया मस्जिद की बात करें। जामिया मस्जिद में तो जुम्मा की नमाज की भी इजाजत कई मौकों पर नहीं दी जा रही है। तो अब सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है अभी सामने नहीं आया है। और जब हम देखते हैं तो एक बड़ा इज्तिमा जो है वो दरगाह हजरत बल में भी मुनाक़द होता है, और इससे पहले भी हमने देखा कि नमाज ईदैन हो या उसके साथ साथ जुम्मा के इज्तिमात हो, वहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से खुशगवार माहौल में वहाँ पर मुनाक़द कराए जाते हैं। तो सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर ही ये सूरत हाल जो है इस कदर पेचीदा है कि अब सरकार यहाँ पर अलाउ नहीं करती है।
बिल्कुल, देखिए दरगाह हज़रत बल में तो सबसे बड़े जो इज्तिमात हैं वो तो मुनक्कद होते ही रहते हैं और उन पे कहीं सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं रही है। जामिया मस्जिद जो है वहाँ पे बड़े इज्तिमात नहीं हो रहे हैं और जामिया मस्जिद की जो अवकाफ कमेटी है वो जो ईदगाह में जो नमाज होती है वो वही करवाते हैं। इसका यह है कि जो ईदगाह में नमाज नहीं हो रही है ये जामिया मस्जिद की हवाले से नहीं हो रही, क्योंकि जामिया मस्जिद में पाबंदी रहती है उस वजह से ईदगाह में भी पाबंदी रहती है। मगर ज़राए से जो खबरें मिल रही है अभी तक कि सरकार ने इस हवाले से मीटिंग भी बुलाई है। अब क्या इस साल सरकार अलो करेगी ईद की नमाज, वहां पे इस हवाले से मीटिंग भी तलब की गई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर के ऑफिस में जो है मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद ही सरकार अपना फैसला सुनाएगी और तकरीबन शाम देर गए तक तो फैसला सामने ही आया जाएगा कि सरकार अलो करेगी ईदगाह में नमाज ईद अदा करना या नहीं करेगी। इस हवाले से शाम देर गए तक सरकार की तरफ से भी अपना फैसला सामने लाया जाएगा। सरकार की तरफ से अब इस पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। सईद रूफ फारूकी हमें डिटेल्स दे रहे थे। रूफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन ये बात साफ है कि अंजुमन औकाफ ने परमिशन नहीं मांगा है बल्कि सरकार से सहूलत जो है वो तलब की है इन मसाजिद के अंदर या ईदगाह के अंदर। तो इस तरह से अब सरकार खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है वो इस ज़मन में क्या कुछ फैसला लेती है वो आने वाले वक्त में ही पता चल सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सरबराह कौन बनेगा, क्योंकि इस हवाले से अब दौड़ शुरू हो गई है। पहले गुलाम अहमद मीर जो 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी के सदर बने थे, तो निकालते निकालते वो साथ निकाल गए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत कांग्रेस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क के अंदर किसी भी जगह, चाहे रियासती स्तर पर, यूटी स्तर पर या मुल्की स्तर पर, कोई भी ओहदेदार 5 साल से ज़्यादा वक्त के लिए ओहदे पर फाइज नहीं रहेगा। ये डिक्लेरेशन में कहा गया है, ये आलामिया में कहा गया। और जब ये आलामिया फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसमें गुलाम अहमद मीर का नाम भी शामिल आता है और इस तरह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन कुछ नाम जो है वो अब इस हवाले से गश्त कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद हो, वक़ार रसूल वानी हो, पीरज़ादा मोहम्मद सईद हो, GM सरूरी हो या दीगर लोग हों, जिसमें तारिक हमीद कर्राह का भी नाम काबिल ज़िक्र है। क्योंकि माना जा रहा है कि इन्हीं चेहरों में से अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चेहरा कांग्रेस की कमान संभालेगा। लेकिन चेहरे बहुत हैं और इसमें से इंतखाब किसका होता है ये अभी भी मुअम्मा बना हुआ है, अभी भी सवाल बना हुआ है। इस सवाल का जवाब कहां से निकल कर आएगा और इस पर क्या कोई जवाब देने की कोशिश की जा रही है? सईद तजम्मुल इस खबर को लेकर मेरे साथ है। तजम्मुल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तारिक हमीद कर्राह इस दौड़ में आगे हैं या वक़ार रसूल वानी के नाम पर जो महर है वो सख्त हो जाएगी, या कि फिर कोई और चेहरा जो होगा वो इस दौड़ में आगे चला जाएगा। क्योंकि कांग्रेस गुटबंदी का हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर शिकार रहा है। प्रोफेसर सोज के दिनों से ही जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस खुल्फशार का जो शिकार है वो रही है। लेकिन वो खुल्फशार आज भी नजर आ रहा है। दर्जन भर लोगों के साथ कल भी हमारी बात हुई है और कांग्रेस की लीडरान का मानना है कि अगर फलां चेहरे को सदर बनाया गया तो हम अपने एग्जिस्टेंस को लेकर आगे सोचेंगे। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा तो फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी एक सवाल बना हुआ है। सईद तजुमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजुमल, क्या पेशरफ्त है? कई चेहरे उनके नाम रवाना किए गए दिल्ली और माना जा रहा है कि मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी के जो है टेबल पर ही ये खत जो है या उनके नाम जो है वो पहुंच चुके हैं। तो किसके नाम पर मोहर लगना तय है या मुतवक्का है? बहुत बहुत शुक्रिया मील हिलाल हाजूरी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी को अब सदर बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ी। अब 9 जुलाई को सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के हमरा कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आजाद कश्मीर दौरा कर रहे हैं, जम्मू दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद ऐन मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी के नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ इफ़ाम तफ़हीम और सलाह मशवरा वगैरह जो है वो चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गिला शिकवा किया कि जिस पैनल में नामों को रवाना किया गया उसमें जो नाम रखे गए हैं जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी को पता भी नहीं चला, न नायब सदूर को, न जनरल सेक्रेटरी को, और न वो उम्मीदवार जो नायब सदर काफ़ी वक्त रहे, इंतहाई अहम पढ़े लिखे और सीनियर सियासी तजुर्बा भी मौजूद है, उन्हें पता भी नहीं है कि पैनल में किन के नाम है। पहला नाम जो गया था वो वकार बानहाली का गया था। कहते हैं कि कांग्रेस के इंचार्ज रजनी पाटिल ने उनका नाम मुकम्मल तौर पर रिकमेंड किया। उसके बाद GM सरूरी MLA इंद्रवाल रह चुके हैं कई एक बार,
उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच में तारक हमीद कर्रा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सीनियर रहनुमा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बड़े नजदीक लीडरों में से शुमार किए जाते हैं। आपको याद होगा कि अग्निपथ के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुए, कांग्रेस पार्टी के तारक हमीद कर्रा दिल्ली में ही सुरजीवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ रहे, गिरफ्तारियां भी हुई, उसके बाद कश्मीर भी वापस आए। यानी 10 जनपद के नजदीकी मरासिम होने की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तारक हमीद कर्रा को दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या तारक हमीद कर्रा कांग्रेस के पार्टी में आने से पहले लोकसभा मेंबर पीडीपी की टिकट से जीत गए थे, बाद में इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, क्या उनकी कुर्बानियों का किसी जगह पर तज़किरा किया गया या नहीं? इधर कांग्रेस के अंदरूनी जराये की माने तो गुलाम अहमद मीर का खीमा, गुलाम नबी आजाद के हामियों की तादाद, जिनमें वकार बानाहाली और बाकी शामिल हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लॉबी से कोई जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। लेकिन जूनियरिटी और सीनियरिटी का मामला जो है वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर गुलाम अहमद फ्री रखना चाहते हैं, ताकि वो डूरू शाहबाद और आसपास के इलाकों में अपने चुनावी कैंपेन पर ज्यादा कंसंट्रेट करें। उसके बाद जो एक बड़े नाम है जिनका सियासी तजुर्बा अच्छा खासा है, जेएम सरूरी के बारे में अभी तक हतमी राय नहीं बन सकी, लेकिन आते आते कश्मीर आते आते अब तारक हमीद कर्रा के नाम पर चर्चा है। लेकिन बेशतर कांग्रेस के लीडरान जो हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सदारत उस लीडर के हाथ में दी जाए जिसने कांग्रेस के साथ काफी वक्त गुजारा हो, जो कांग्रेस को समझ सकता है कि कांग्रेस के उतार चढ़ाव में किस लीडर ने कितना रोल अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमुल इस हवाले से बात करने के लिए। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर है तो उस पर जो अभी हतमी राय बनाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं ये मामला मैडम सोनिया गांधी के लिए भी अब दर्दसर बना हुआ होगा। एक खतरनाक सिचुएशन जो है उस सिचुएशन का फैसला या उसका तयन करना होगा। तो इस हवाले से चूंकि अगरचे हर किसी पार्टी के अंदर इस तरह का खुलफशार देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ये सारी चीजें ज्यादा ही देखी पाई जा रही है। दो फैक्शंस है, लेकिन तारिक हमीद कर्रा के नाम पर कंसेंसस क्यों बन सकता है? ये इसलिए कि वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। तारिक हमीद कर्रा की जो रिलेशन है कांग्रेस के अंदर वो कांग्रेस की मरकजी क़यादत के साथ तस्वुर की जाती है, और इस हवाले से जो दोनों की लड़ाई है उसमें कहीं तीसरे की जीत ना हो जाए, उस पर भी सियासी मुबसरीन जो है अपना एंगल और अपना जागा देख रहे हैं। ताहम आने वाले दिनों में ये बात तय हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सरबराही कौन करेगा, कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, ये कुछ आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकता है। नाज़रीन, खिदमत से खुददारी तक का जो नारा है वो जम्मू कश्मीर बैंक का है। एक बड़ा मालियाती इदारा जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर के लोगों का इस मालियाती इदारे पर एक बड़ा भरोसा भी है। लेकिन आपको याद ही होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बड़ा त्यौहार होता है तो उन त्योहारों पर चाहे आपकी एप्लीकेशन हो तो उसमें भी एरर पाया जाता है, चाहे बैंकिंग के अंदर आप ट्रांजैक्शन करने हो तो उसमें भी आपने मिनटों का काम घंटों में करना पड़ता है। और ये वो वाहिद बैंक है जहां पर लंबी लंबी कतारें होती हैं, और उसके बाद जब आप एटीएम पर भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको सॉरी के नाम से बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर बैंक है और उन्होंने नारा तो बहुत बड़ा दिया है कि खिदमत से खुददारी तक। खुददारी है, लेकिन खिदमत किस कदर है ये हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले ही हफ्ते या पिछले ही महीने या जून के आखिरी 15 दिनों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक की जानब से अखबारात के अंदर ये बात कही गई है कि वो सॉफ्टवेयर अपडेटेशन करते हैं, और जिसमें एक इनकन्वीनियंस जो है वो लोगों को हो सकती है और उसके लिए माजरत मांगी गई है। अब जुलाई का महीना भी अब वस्त की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी ये परेशानी जो है दूर नहीं चली जा रही है, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आवाम को एक सिक्योरिटी मिलेगी उनके पैसे को, और साथ ही साथ सहूलियत भी होगी। लेकिन लोग कहते हैं कि जब से ये अपडेशन हुआ है तब से जो काम 10 मिनट का होना चाहिए था वो अब आधे घंटे में हो रहा है। पहले लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए वो देखते हैं। कि आम आदमी को, खासकर जो बिजनेसमैन होते हैं या अभी सब ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, तो यहाँ का प्रीमियर बैंक जो है वो J&K बैंक है।
तो पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ता जो है ना लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अपडेट कर रहे हैं हम कोई लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है उस पर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो यूज़र फ्रेंडली होगा और थोड़ा कस्टमर को राहत मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है उसका। यहाँ पे जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा दिन होता है, तो वन थिंग यू विल सी कि जेके बैंक का जो ऐप है, एम पे है, या जो उनका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है वो इसी टाइम पे आ जाता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ पे उनको देखना चाहिए, जबकि यहाँ का जो बैंक है, यहाँ की जो कस्टमर्स है वो मोस्ट ऑफ द जो भी कस्टमर्स है वो जेके बैंक के हैं, तो मुझे लगता है उनको अपडेट करना चाहिए और लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। अभी बड़ा दिन है, अभी आप देखोगे कि उनका ऐप बैठ जाएगा और बोलेंगे कि अपडेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू अपडेट। मुझे लगता है जो जेके बैंक की बात है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जम्मू कश्मीर के अगर देखें, एक प्रीमियम बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब भी ये अपडेट्स आते हैं, आपके पास एक पुराना वर्जन होता है पहले एम पे का, अगर मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो वो बैठ जाता है हफ्ते, 5 दिन, 4 दिन। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कम से कम 1 हफ्ते लोगों ने सफ़र किया। आपने इवन ये जो पेट्रोलियम आउटलेट्स है उनके मालिकान का भी सुना होगा कि वी आर नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से हम खरीद नहीं पा रहे पेट्रोलियम। तो लोगों ने काफ़ी सफ़र किया और उसके बाद चलिए, जम्मू कश्मीर बैंक के सार्फिन के अंदर काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। उनका मानना है कि खुददारी का नारा तो दिया गया था और खुददारी जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर है, क्योंकि खुददारी इस कदर है कि कोई जो सार्फिन है उनकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है। फैसल इस वक्त हमारे साथ है, जो श्रीनगर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। फैसल ने कई लोगों के साथ बात की है, तो फैसल, क्या कुछ लोगों का मानना है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर बैंक के सार्फिन का, किस किस तरह की शिकायतें उन्हें हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और माना जा रहा है कि अभी भी जो है उसके समरात शायद आम कंज्यूमर को नहीं मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जब हम जेके बैंक की बात करते हैं तो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर का बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर माना जाता था और इसकी मिसालें पूरे मुल्क में दी जाती थी कि जिस तरह की सर्विस जम्मू कश्मीर बैंक प्रोवाइड करता था। लेकिन कुछ टाइम से आप देखिए क्या हर जिस दिन भी ईद होती है या बाकी त्यौहार होते हैं उसी दिन बैठ जाता है। पिछले 1 महीने से लगातार जम्मू कश्मीर बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया जा रहा है। उसके हवाले से अखबार में लगातार नोटिस भी की गई थी कि जुलाई तक लगभग ये रह सकता है और जुलाई के बाद बिल्कुल ठीक रहेगा, जुलाई के महीने से बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इस बीच ईद उल फितर भी आई, उस टाइम भी आपने देखा कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर बैंक का सिस्टम ही बैठा हुआ था और जो नोटिस दी गई थी उसके हवाले से बताया जा रहा था कि मेजर अपग्रेडेशन चल रहे हैं और इसके बाद लोगों को आसानी भी होगी और खासकर जो ऐप है एमपे की वो नहीं लाई जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से आएगा, उन्होंने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से अपडेट हो चुका है और हम कुछ ही दिनों में ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन अभी 10 दिन हो गए, ना ही ऐप आया है और ना अपडेट करने के बाद जम्मू कश्मीर के सार्फिन, जम्मू कश्मीर बैंक के सार्फिन को कोई सहूलियत मैसर हुई है। आप देखें, आज भी एटीएम जो है, ईद आने वाले एटीएम अभी भी आ रहे हैं, सर्विस वो बैठे हुए हैं और जो बैंक से जो लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं उनका कहना है कि हमारे अकाउंट से पैसे करते हैं लेकिन जिसको हम ट्रांसफर करते हैं उसके बैंक में नहीं पहुंचे। जैसे फिर रिफंड करने जाते हैं तो 1 हफ्ता लगता है रिफंड करने में। और हमने अभी अभी एक बैंक एहलकार से भी बात की तो उनका कहना है कि जो नया सॉफ्टवेयर आया है हम भी इसको चलाने में कासिर है, क्योंकि अगर हमारे मुताबिक देखें तो हम इसको चलाने में फेल हो चुके हैं, हम इसको चलाना नहीं आता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग इसके हवाले से नहीं दी गई है। अथॉरिटीज ने तो कहा कि आप अपग्रेड सिस्टम कीजिए, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमें पता ही नहीं है ये कैसे चलाना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो सिस्टम अपडेट किया गया था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये अपडेट किया गया था, लोगों को सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए, लोग अभी भी इसमें नालान है और लोगों का लगातार ये कहना है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक ने जो वादा दिया था, जिन सहूलियात का जिक्र किया था, उन सहूलियात से अभी भी लोग महरूम ही हैं। क्योंकि अगर आज भी आप जम्मू कश्मीर बैंक के किसी भी एटीएम पर जाएंगे तो वहां पर एक बोर्ड आपको लगा होगा, गत्ते पे लिखा हुआ होगा या किसी पेपर पर लिखा हुआ होगा कि आप आखिर में जो रिसेप्ट है उसके लिए नो करना, क्योंकि अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपको 3 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। यही यहाँ पर सिस्टम है और इसी को खुददारी कहते हैं और इसी को सर्विस भी कहते हैं और इसी को जम्मू कश्मीर बैंक का नाम भी दिया गया है। इधर आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन हैं या सदर हैं अनिल शर्मा, उनकी जानब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की गई है। एक मेमोरेंडम जो है, एक यादाश्त जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी गई है और उस यादाश्त में
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں جو پنچایت راج کے لیے علیحدہ الیکشن کمیشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آتم نربھر بھارت تبھی ممکن ہے جب پنچایت خود آتم نربھر ہوں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی واٹر ریسورسز ہیں, جنگلات ہیں, منرلز ہیں, یہ پنچایت کے دائرے اختیار میں لائے جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو معاملات ہے پنچایتی ممبران کی, کیونکہ کئی سارے ممبران کو گولی کا شکار بھی بننا پڑا, حالات کا شکار بھی ہونا پڑا, تو اس حوالے سے ان کی مکمل پروٹیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے لیفٹننٹ گورنر سے مطالبہ کیا. ایل جی صاحب سے ملے اور ہماری کچھ ڈیمانڈز تھی جو آل جموں اینڈ کشمیر پنچایت کانفرنس کی. ہم لوگ اپنے پنچایت راج انسٹیٹیوشن کے لیے اور الیکٹڈ ممبر جو پنچایتی راج انسٹیٹیوشن کے ہیں, چاہے وہ پنچ صاحبان ہو, سرپنچ صاحبان ہو, وی ڈی سی صاحبان ہو اور ڈی ڈی سی صاحبان, پورے 3 ٹائر سسٹم کے لیے انسٹیٹیوشن کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اربن لوکل باڈی کا انسٹیٹیوشن بھی ہے, گراس روٹ لیول کی جو اہم ڈیموکریسی ہے جو اس وقت جموں کشمیر کے اندر کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اس وقت ہماری اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہے. اس وقت راشٹرپتی شاشن جو ہے جہاں جموں کشمیر کے اندر چل رہا ہے. ہم لوگوں نے کچھ ڈیمانڈز میمورنڈم کے ذریعے جو ہیں وہ ایل جی صاحب کو دی ہیں, اور تفصیلاً طور پہ ہمارے جو پوائنٹس تھے وہ ہم نے ایل جی صاحب کے آگے رکھے, اور ایل جی صاحب نے تفصیلاً طور پہ پوری بات چیت جو ہے ایک ایک پوائنٹ وائز بات چیت وہاں پہ کی, اور ہر ایک پوائنٹ پہ ایل جی صاحب نے اچھے طریقے سے اس کا ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی ہمارے ٹارگٹ کلنگ جو ہے جہاں پہ ہوئی ہے الیکٹڈ ریپرزینٹیو کی, اس پہ جو ہے 25 لاکھ روپے کا ایگزیشیا جو ہے وہ پریوار کو جو ہے وہ دیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملازمت ان کے پریوار سے ان کو ملنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے دیش کے لیے اپنی جان دی ہے, ڈیموکریسی کے لیے اپنی جان دی ہے, جمہوریت کے لیے جان دی ہے, لوکتنتر کے لیے جان دی ہے. تو اس لیے ہم نے وہ بھی گزارش ان سے جو ہے وہ کی ہے کہ کم سے کم وہ ہوجائے. اور ایک بہت بڑا ایشو اور بنا ہوا ہے پوری پنچایتوں کے اندر کہ 3 لاکھ سے 3 لاکھ تک کے ٹینڈر جو ہے وہ نہیں کروائے جائیں. اس کا ریزن ہے بیلٹ, کیونکہ ہمارا پنچایتی راج ایکٹ جو ہے وہ جو اجازت دیتا ہے کہ 3 لاکھ تک کے کام. چلیں ناظرین, بات کرتے ہیں سری نگر کے ایک مشہور و معروف لیک آنچار لیک کی, کیونکہ یہ کشمیری ندرو کے حوالے سے بھی کافی مشہور تھا اور یہاں کی مچھلیوں کے حوالے سے بھی کافی مشہور تھا. لیکن حالت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر اس لیک کی دیکھ سکتے ہیں. پانی کافی ناصاف ہے, کافی گندا ہے, بدبو بھی ہے اور حالت بھی بہت ابتر ہے. حالانکہ شہر کے اندر ہی یہ لیک بھی ہے اور سیاح بھی یہاں آتے اور جاتے بھی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے منسلک جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی حالت دیکھ کر کیسے جی رہا ہے. حالانکہ لاکھوں اور کروڑوں روپے اس کے نام پر تنخواہوں پر بھی نکلتی ہے, لیکن اس لیک کی حالت جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ سرکار کی عدم توجہ کی وجہ سے جو یہ جھیل ہے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. ان کا ماننا ہے کہ 50 سال پہلے وہ اس جھیل کا جو پانی ہے اس کا پانی بالکل صاف تھا اور یہاں ندرو بھی نکالتے تھے, وہ کھاتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مچھلی بھی کھاتے تھے. لیکن آج نہ دل کرتا ہے نہ من کرتا ہے, اور آج اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آج اس میں اپنا ہاتھ ڈالنے کے لیے بھی, اس پانی کے ساتھ ٹچ کرنے کے لیے اہل بھی وہ نہیں سمجھتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ یا اس جھیل کے پانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ کا ٹچ ہوا تو کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را اس لیک کی طرف توجہ دی جائے. آب ات کھسان انگریز تم سینج کی تم ڈل مز اپری کھسان پتہ گو شیخ میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنو بن کے نمت پہ سڑک اچھا گاندربل اصل لگن ہاؤس بوٹ دریاوس کیا لگان یہ تھی کھانا ات لگن ہاؤس بوٹ یہ بن خاص گاگری بل یہ دِوان مکان تہ بنانا امہ کھت بہتر ہاؤس بوٹ تہ بناؤ تن تہ گئی ؤری 50 برا گاڈ ندر یہ امیک ماننے
پتہ بنو میڈیکل یونیورسٹی شیخ الحمد گھس بن ات من کور صحیح بہت بناس مٔنٛزۍ سڑک ات کر اتھن تک تمہ دریا کر بہٕ الگ یہ گو گاندربل سیندِ سۭتۍ ات پرٛژھ گورمنٹن ٹوٹلی نہٕ کینٛہہ ات کُن توجہ تہِ کیازِ ات اوٹ زمین تس منٛز دانہِ تہِ أڑِس. تو ناظرین یہ تھا آج کا اردو خبر نامہ. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو اردو خبر نامہ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.